हमारे साथ माने जाने अधिवक्ता जो है मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं और इकलौते ऐसे इंसान हैं इस वक्त जो जिनसे मैं अभी तक बात कर चुका हूं, जो जहां पर ये पूरा मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला, ये खुद मौजूद रहे वहां पर, इसलिए सोचा कि इनसे बात विचार किया जाए। मिश्रा साहब, कैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा मसला जो इतने दिनों से चल रहा है और 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल के दिन क्या हुआ और आज के दिन क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप में बताइए सर। देखिए, मैं आप लोगों को जिस दिन वक्फ बोर्ड बिल का सेंक्शन हुआ यानी एक्ट के रूप में आए, उस दिन में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बोला था पहली बार कि ये आप लोग देखेंगे कि 5 मिनट भी इस बिल को जो एक्ट है इसको कैंसल्ड होने में टाइम नहीं लगे। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक तरफा गाड़ी हुई है, हमें इस चीज़ में चाहिए तो चाहिए। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, कल भी उन्होंने बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ चीज़ों में हमारी जो पार्लियामेंट्री चीज़ें हैं, एक्ट हैं, उस पर इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। और इसके साथ में उन्होंने कुछ धमकी भरे जो उनके शब्द थे वो मुझे भी अच्छे नहीं लगे। हो सकता कौन धमकी दे रहा था? जो किरण रिजिजू जी हैं उनके जो शब्द थे वो मुझे लगता है कि धमकी की तरह ही है। अच्छा नहीं होगा, ये क्या शब्द हैं? ये किसी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप क्या कहना चाहते हो, जिसके अंडर से पूरा देश चलता है, संवैधानिक और वैधानिकता के अंदर पर जो कोई भी एक्ट पास होगा। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि विधेयक आए थे कानून लैंड एक्विजिशन को लेकर के, आप लोगों ने देखा था एनआरसी सीओ को लेकर के आए थे। इसके साथ में आपने लैंड के लेकर के जो 3 काले कानून आए थे, इन सब में परीक्षण हुआ, बहुत सारे कैंसल्ड भी हुए, स्टे ऑर्डर भी लगे। उस दिन भी उदाहरण के तौर पेश किया था, आज फिर बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो गैर कानूनी थी, गैर संवैधानिक थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 चीज़ों पर आप तत्कालिक तरीके से रोक लगा दिया है। पहला पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला है कि जो 9C है हमारा, 99C का मतलब सेंट्रल के पास पूरा पावर था कि एक जो कमेटीज थी 22 सदस्यीय कमेटी, जिसका 1954 में फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होती है, और जिसमें अभी तक सदस्य पूरे के पूरे मुस्लिम होते थे। तो मुस्लिम जब सदस्य होते थे तो क्या जरूरत थी कि आपने दूसरे बहुत सारे कास्ट के लोगों को उसमें डाल दिया। बहुत सारी दलीलों के तौर पर यह उदाहरण पेश किए गए। क्या बहुत सारे, जैसे मान लीजिए गुरुद्वारा समिति है, मान लीजिए इसके साथ में अमृतसर की सदस्य है, और बहुत सारी समितियां हैं, तो क्या उसमें आप हिंदू लोगों को साथ में मुस्लिम को भी डाल सकते हैं क्या? इस चीज का मुझे लगता है सॉलिसिटर के पास कोई भी उदाहरण के तौर पर जवाब नहीं था। दूसरा, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप यह बताइए कि जब ये माइनॉरिटीज का है, और माइनॉरिटीज को लेकर के मैं अभी भी माइनॉरिटी पूरा हाशिए पर है पूरे देश के, इसलिए मैं इस चीज को कहीं भी आपकी बात को नहीं मानने को तैयार हूं, और उनके संवैधानिक चीजों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। ये कल भी बोला उन्होंने, आज भी बोला है। इसके साथ में जैसे ही कोर्ट में एंट्री होती है वैसे ही कोर्ट ने इन सारी चीजों को लेकर के शुरुआत कर दिया, और सॉलिसिटर जनरल ने सीधा बोला कि मुझे टाइम 7 डेज का दे दीजिए आप, और उसके साथ में मैं इस सारी चीजों का जवाब दे दूंगा आपको। मुझे लगता है कि कल की उनकी बेचैनी आज पूरा कोर्ट के सामने जग जाहिर थी, क्योंकि कल उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, और कोर्ट हर बात पर जैसे ही जवाब करती थी तो वो बार बार वही रिक्वेस्ट के, माय लॉर्ड मुझे सुना जाए, मुझे देखा जाए, मुझे टाइम दिया जाए। तो कल तो उन्होंने आज तक का टाइम लिया था, और आज उन्होंने उसी टाइम को बढ़ा करके 1 हफ्ते का लिया, क्योंकि उनके पास मौखिक जवाब कुछ नहीं थे, लिखित में भी कुछ नहीं है। गैर संवैधानिक है तो है। वक्फ बोर्ड जो था उसका मैंने आपको उस दिन भी बोला कि 8th सेंचुरी से इसकी स्थापना हुई, उस समय पर 3 शब्द यूज किए गए थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक वंश में आता है तो उसमें 2 चीज़ों को और ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद मैंने इतिहास के तौर पर मुगल काल की उसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ दी जाती हैं। तो वक्फ की जो स्थापना है तो वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। आप जिनके पास कागज ही नहीं है उस कागज को लेकर के कहाँ आके आएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार के पास इस मसले को लेकर कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए उनको समय मांगना पड़ा? मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, परसों भी। ये अगला स्टेप्स जो कोर्ट का होने वाला, मैं मतलब प्री जुडिस होकर के बात नहीं कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, ये टिकने वाला बिल नहीं है, ये अमेंड होगा, ये आपको अभी भी बोल रहा हूं। और इसके साथ में सॉलिसिटर जनरल हो या कोई भी हो, व्यक्ति तो वही रहेगा, पर जब कानून में आपके कमियां हैं, आप जल्दी जल्दी में पास करते हैं, अननेचुरल होता है। और ये बहुत सारी चीज़ों को आप न तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 का कंप्लीट वायलेशन था। 25 में जहां स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का आपका पूरा अधिकार है, तो 26 जो आर्टिकल कहता है कि आप उसको कैसे, किस तरीके से उसका प्रबंधन करेंगे धर्म का। अर्थात इसका मतलब हो गया कि प्रबंधन का, जब मैंने आपसे बात की तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आप इसका रिलीजन्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो
डिसीजंस का जब मैनेजमेंट की बात आ गई तो वक्फ उसमें जाकर के जुड़ गया। जब वह जुड़ गया तो ये तीनों चीजें जाकर के प्रभावित हो गई। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 22 सदस्यीय कमेटी थी उसमें मुस्लिम रहेंगे और 100% रहेंगे। 2013 का जो एक्ट है वह उस पर लागू रहेगा तब तक जब तक अगली सुनवाई होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कोर्ट ने बोला है कि वक्फ बाई यूजर रहेगा, यानी वक्फ बाई यूजर का जो शब्द आ रहा है उसका मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, यानी ये हो गया कि जैसे वक्फ, अभी कोई भी वक्फ का मतलब ऐसे हो कि दान की संपत्ति, आप समझ लीजिए दान की गई संपत्ति, अर्थात उसका मतलब है कि जो जिस लेवल में यूज कर रहा है उसको वैसे ही क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा और आगे क्रमशः उसको जो है तो आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे ही कोई शमशान के लिए यूज करता है तो कोई कहीं पर पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं, तो कहीं पर मकबरा बना हुआ है, तो कहीं पर कुछ बना है जो 200 साल 400 साल से पुराने रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उनके पास कागज नहीं, तो इसका मतलब आप उसको हटा दोगे। कोर्ट ने बोला है कि वक्फ बाय यूजर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही चीजें वो चलती रहेंगी, कंटिन्यू बनी रहेंगी, अर्थात उनका मूल जो स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं करोगे। इसमें कोर्ट में तुषार मेहता जी ने बोला है कि हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे और कोर्ट ने इस पे भी स्टे लगाया। साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन कमेटीज है उस पर भी बोला है कि वो 2013 का जो एक्ट है वह भी उस पर भी लागू रहेगा। अर्थात तीन चीजों पर अभी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। साथ में हम लोगों की दलीलों में लगभग 22 सेक्शंस उसमें हैं, जो कि पहला मैं आपसे बोलूं कि क्रम से क्या क्या है। जो 5 साल के प्रैक्टिस होना मुस्लिम के लिए मस्ट है, यह भी मैं आपको आज ही बोले दे रहा हूं, वह भी कैंसिल्ड होगा। पूछिए कैसे? मैंने आपको उस दिन भी बोला कि क्या 5 साल का मुस्लिम होने के लिए क्या आवश्यक, क्या मुस्लिम में पैदा होना पर्याप्त नहीं था? इस चीज को आप बताइए। हम हिंदू में हैं, मान लीजिए ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, फलाना कोई और है, कोई और है, तो क्या उस व्यक्ति उस परिवार में जन्म हो गया तो वो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उसके लिए? क्या इसी के आधार पर होगा कि वह 5 साल तक प्रैक्टिशनर होना चाहिए? क्या प्रैक्टिशनर होना चाहिए, आप बताइए। दूसरा, इसके साथ में क्या उसकी बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल, विकराल रूप, या क्या क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहते हैं? इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो यह भी मैं आपको अभी से बोले दे रहा हूं कि जो ये सेक्शंस उनके में इंक्लूडेड है वह सेक्शन भी उनका रिपील्ड होगा, अर्थात वह भी कैंसिल्ड होगा। अगला जो सुनवाई जो 5 मई को कोर्ट ने निर्धारित किया है उसमें यह भी, इस कानून के साथ में यह भी कैंसिल्ड होगा, जो कि आज 3 हुए हैं स्टे ऑर्डर के तौर पर, अगले ये होने वाला है। साथ ही साथ में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है आज कि कलेक्टर जो होगा वो कलेक्टर से सारी चीजों को लेकर के यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि यदि उसको कोई अर्जेंसी इस एक्ट के साथ में लग रही है तो हमसे आके परमिशन लेगा। ये कल बोला गया था कोर्ट के ऑर्डर पर, कल आप देखेंगे तो आज 3 में स्टे दिया गया, कल के ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही साथ में कोर्ट ने यह भी बोला कि जब मैं इस कुर्सी में बैठता हूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि अभी हम लोग बहुत सारे चीफ जस्टिसों को देख रहे हैं, 5-7 साल के इतिहास की बात करूं तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, जब इस कुर्सी में हम बैठते हैं तो हमारे लिए सब बराबर हो, चाहे ये पार्ट हो चाहे ए पार्ट हो, अर्थात चाहे पिटिशनर साइड हो चाहे रिस्पोंडेंट साइड हो। रिस्पोंडेंट का मतलब यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट थी और पिटिशनर का मतलब यहाँ पर पूरा जनता जनार्दन थी, जो कि बहुत सारे पूरे भारत देश की जनता को लेकर के आस लगाए हुए बैठे थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जामा मस्जिद और ये जैसे बड़े बड़े जो और भी मस्जिदें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वक्त पर हो या किसी पर हो, उन पे आप टच नहीं करोगे। इसको लेकर के सॉलिसिटर ने वहां पर अपने एफिडेविट के साथ में बोला है कि हम इन सारी चीजों को कहीं भी टच करने वाले नहीं है। उसको लेकर के कोर्ट ने, इसी चीज में कोर्ट ने उनको बॉन्ड किया है। तो यह भी मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जो नेक्स्ट सेक्शंस होंगे इसके बहुत सारे रिपील्ड होंगे, खत्म किए जाएंगे। लास्टली ये लगेगा कि मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह बोलेंगे कि ठीक है, पूरा कानून में कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, पर जो गैर संवैधानिक है उसको आपको तत्काल इमीडिएट इसको रिपील्ड करना पड़ेगा। और डायरेक्शन वही होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी इसको फिर से अमेंड करे चीज़ों को, जो उस बार भी मैंने बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ आपके साथ में कि देखिए, संवैधानिक चीज़ें जो हैं वो हैं, उसको आप थोड़ी खत्म कर सकते हो कि आप मेजोरिटी में आ गए तो आप कुछ भी बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो आपने बिल लाया है, एक्ट लाया है, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को हाशिए पर ले आने के लिए था। इतनी बड़ी बात बोलना कोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सारी चीज़ों को लेकर के एक सेक्शन उसमें ऐसा डाल दिया गया जिसमें सारी चीज़ों को लेकर के पूरा खत्म कर देता है। उन्होंने बोला कि मुस्लिम के लिए जो ये कमेटियां बनाई गई उसका जो चेयरपर्सन होगा यानी अध्यक्ष यदि सारे लोग इकट्ठा भी हो जाएं, 22 के 22 सदस्य भी इकट्ठा हो जाएं, तो भी उसको 100% मेजोरिटी में भी उसको नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। क्या मतलब है आप बताइए? एक तो उनको 10 नंबर दे दिया, माइनर में कर दिया 22 सदस्य में। दूसरा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं एक व्यक्ति को जिसको कोई हटा नहीं सकता। तीसरा, इसके साथ में आप खुद बताइए कि सारे लोग जितने सदस्य उसमें बैठ रहे हैं 22 में से 10 वहाँ पर पहले ही सबके सब मनोनीत हैं, तो ये सारे मनोनीत में दूसरे ला दोगे अपने लोगों को। ये सारी चीज़ें जैसे आई तो कोर्ट ने बोला कि हम इसमें मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के वो 7 दिन का टाइम मांगे हैं कि हम रिप्लाई देंगे इसमें।
कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ भी किया है। सर मेरा एक सवाल है कि कई लोग इस सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे क्या 2 पॉइंट रहे प्रमुख जो सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई और उसी में जो है सरकार का पक्ष जो है कमजोर पड़ गया और जिसकी वजह से जो है विपक्ष इसमें मजबूत हो गया। देखिए, दो चीज़ें इन्होंने, पहला पॉइंट ये जो रखा हुआ है कि जितने भी वक्त की प्रॉपर्टी होंगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, पहले आप बताइए, आप सारे लोग बताइए। दूसरा इन्होंने बोला कि इसके साथ में जो प्रमुख 2 बातें हैं जो आपने प्रश्न किया है, रजिस्टर्ड तो अभी तक की बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं हैं। अब जो नहीं है, मान लीजिए कोई गरीब आदमी ने किया है जिसको लिटरेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो वक्त कर दिया, मौखिक कर दिया, वो वैसे ही समझिए जैसे वसीयत कर दी जाती है, मौखिक मैंने कर दिया, फला व्यक्ति को मेरे मरने के बाद सारी संपत्ति दे दी जाती है। अब उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो डॉक्यूमेंटेशन में हम कहाँ लेके आएंगे, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये पूरे बिल में इन्होंने जिस प्रकार से मुस्लिमों को लेकर के माइनर कर दिया गया पूरे बिलों में, और इसके साथ में इसकी जांच कमेटी जो हो रही है वो गवर्नमेंट का ही कलेक्टर हो रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड है। उसके साथ में वो जो जांच की रिपोर्ट लगाएगा वो भी गवर्नमेंट को ही देगा। तो ये सारे, और वो यदि मान लीजिए कुछ भी कोई भी व्यक्ति इंटरवेंशन दे देता है, कोई भी कुछ भी फाइल कर देता है एप्लीकेशन, कलेक्टर बाय द वे आपने वॉइस हो जाता है, यानी अपने जो भी जुडिक्शन है उसके साथ में वो हो जाता है, तो वो उसको कह देगा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो लिख दिया तो वो प्रॉपर्टी पूरी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। वक्फ वो आदमी कर नहीं सकता, चाहे वक्फ की प्रॉपर्टी भले ही रही हो। साथ में ही 12 साल से ज्यादा यदि कोई भी व्यक्ति उसमें रह रहा है तो वो उसको वो परमानेंट पावर दे दिया कि वो पिटीशन भी फाइल कर सकता है। जबकि अभी तक पूरे भारत देश के जो आप सीपीसी हो या अभी भारत के जो नई नई संहिताएं बन के आई हैं उनमें 12 साल नहीं, आप कितने भी साल से रह रहे हो उस जमीन का प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनोगे। किराएदार हो तो किराएदार की हैसियत से रहोगे, ये स्पष्ट कहा गया। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट बातें थी इसने पूरे बिल को, पूरे एक्ट को इसने पूरा चैलेंज करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको लेकर के कोर्ट के संज्ञान में सारी चीजें आई और कोर्ट ने अगले सुनवाई तक इसके लिए स्टे ऑर्डर पास किया। ये तो अब कानूनी दांव पेच रहा, लेकिन